हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज एक और वीडियो लेके मैं आपके लिए आ गया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। भाई गवर्नमेंट बजट हमारी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है, इसका मतलब क्या होता है और इस पे बेस अगर कोई केस आ जाए आपके एग्जाम में तो उस केस स्टडी को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। और शुरू करते हैं भाई, कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाएगा। तो भाई केस स्टडी को सॉल्व करना बड़ा आसान है। आपको बस ये जो लिखा हुआ है ना, इसको एक बार रीड करना है, इसका मोटा मोटा मतलब समझना है और इसको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। बस इसमें से आप कुछ की पॉइंट्स निकाल लो और उन्हीं की पॉइंट्स है। थोड़ी सी बड़ी होती है केस स्टडी, लगभग 10-12 लाइन की होती है। एक ये पेज है और एक हमारा ये वाला पेज है और इस पे बेस क्वेश्चन होते हैं। अगर आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ोगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आप आंसर ऑटोमेटिकली दे सकते हो, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस में वो चैप्टर तो पढ़ के आ ही चुके हो। अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ रखा है तो केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस तो आप विदाउट केस स्टडी पढ़े भी कर दोगे, लेकिन केस स्टडी को एक बार पढ़ना समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो भाई चलते हैं केस स्टडी पढ़ के देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इस केस स्टडी से। अब कहना चाह रहा है भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकंड बजट इन 7 मंथ डिसअपॉइंटेड। भाई सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो इनका दूसरा बजट आया उसको आए हुए 7 महीने हो गए। अब इसमें डिसअपॉइंट हो गए। कौन डिसअपॉइंट हो गए जी? इन्वेस्टर। मतलब यहां पर इन्वेस्टर्स खुश नहीं है, यह समझाया जा रहा है इस केस स्टडी के अंदर। क्यों खुश नहीं है भाई? अच्छा जी, क्योंकि वो होप कर रहे थे कोई बिग बैंग, बड़ा धमाका होने वाला है एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। भाई इंडिया जो है एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और इसमें धमाका होने वाला है। इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। जो फिस्कल प्लान डिलीवर किया गया भाई किन्होंने? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है जी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक फिस्कल प्लान डिलीवर करा जब बजट बनाया और प्रपोज्ड टैक्स रिडक्शन। इन्होंने कहा कि जी भाई हम टैक्स को कम कर देंगे फॉर इंडिविजुअल्स एंड वाइडर डेफिसिट टारगेट, और अपने डेफिसिट टारगेट को बढ़ा दिया इन्होंने। भाई अगर टैक्स कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेफिसिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। बट फेल्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक स्टेप्स टू फिक्स अ स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन बजट में जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है भाई, कभी कोई घपले करके भाग जाता है, लोन वगैरह की दिक्कतें आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको इंप्रूव नहीं करा इन्होंने। अच्छा जी, इरेजर कहां गई? इसकी जरूरत नहीं हमको। अच्छा जी, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ये तो करा इन्होंने। क्रिएट जॉब्स, इन्होंने ऐसा बोला कि भाई हम इन सब चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स जो थे वो बहुत डाउन हो गए। स्टॉक्स का मतलब यहां पर शेयर मार्केट से है दोस्तों। एनएससी का लेवल गिरा, लेकिन अब धीरे 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 बढ़ रहा है। बट इस केस स्टडी के हिसाब से कहा गया, इन्होंने उस एरा की बात की है जिस एरा में आपके शेयर जो है वो गिरे थे। अच्छा जी, और क्या कहना चाह रहा है ये मैडम के बारे में? फार फ्रॉम बीइंग अ गेम चेंजर। भाई अगर हम गेम चेंजर की बात करें और थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं तो बजट प्रोवाइड्स लिटिल इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्टिमुलस, सेड प्रियंका किशोर है। भाई प्रियंका किशोर ने कहा है कि भाई अगर हम गेम चेंजर वाली बात को थोड़ा साइड में रख दें तो बजट जो है वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बात कर रहा है। हेड ऑफ इंडिया यानी कि हमारे मोदी जी एंड साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक्स एट एक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स लिमिटेड इन सिंगापुर। अच्छा ये यहां की है भाई, ये हेड है। ओके ओके ओके, यहां पर मोदी जी की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा है कि जो प्रियंका किशोर हैं हेड ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक्स एट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स लिमिटेड, सिंगापुर में जो है वहां की है। इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है भाई कि शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करने वाला। वाइल इनकम टैक्स कट्स, अब ये कह रहा है कि इनकम टैक्स कट की बात करी। एक नया पॉइंट आ गया यहां पर। एक तो इनकी बात आ गई कि ये गेम चेंजर जो था लिटिल टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ग्रोथ, ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्टिमुलस की बात करी इन्होंने। अच्छा जी, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स लिमिटेड और इनकी बात कर दी जाए प्रियंका किशोर की, तो आप यहां से आसानी से बता सकते हो दोस्तों। अच्छा जी, द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज लो। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है भाई? ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान दो आप। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने इकोनॉमी में कितना पैसा लगाया और वो इकोनॉमी में कितना मनी जनरेट करके ला रहा है, दैट इज कॉल्ड
मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे आपने इकोनॉमी में 1000 रुपए इन्वेस्ट करा या किसी भी 1000 रुपए इन्वेस्ट करा कहीं पर भी, और वो 1000 रुपए आपके लिए 10,000 के बराबर का काम कर गया, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में 1000 रुपए लगाया और बैंकों ने उसी 1000 रुपए से 10,000 रुपए का क्रेडिट इकोनॉमी में जनरेट कर दिया। ये आप लोग मनी एंड बैंकिंग में मल्टीप्लायर चैप्टर में पढ़ ही लोगे। एंड द ओवरऑल स्टेंस ऑफ द बजट इज नॉट एक्सपेंशनरी। भाई ये कह रहा है कि बजट जो है वो एक्सपेंशनरी नहीं है। तो प्रियंका किशोर का ये कहना था। फोकस नाउ शिफ्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अब लोग किस बारे में सोच रहे हैं भाई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इंटरेस्ट रेट रखने वाला है फरवरी 6, 2020 को। हाउएवर हैविंग ऑलरेडी कट इंटरेस्ट रेट्स 5 times last year and with inflation exceeding 7%, well above the central bank's target, there's limited scope for government शक्तिकांत दास to ease more। मतलब शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर है भाई, ये कह रहा है कि 5 बार रेट कम कर चुके हैं फिर भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% तक बढ़ रहा है। तो अब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, ऐसा 6 फरवरी को सोचा जा रहा है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें कर रही हैं इस केस स्टडी के अंदर। केस स्टडी में बस की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो आप सारे के सारे आंसर्स दे सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी गई है दोस्तों, 7% इन्फ्लेशन की बात करी गई है, 6 फरवरी 2020 की ये वाली बात है। इकोनॉमी का लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, उसके बारे में बात करिए। स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में बात करिए। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस पे भाई। इसके कह रहा है, देखो जी, अ डायरेक्ट टैक्स कट, मतलब डायरेक्ट टैक्स में कट किया गया, डायरेक्ट टैक्स को डिक्रीज किया गया भाई। अब ये कह रहा है कि इसकी वजह से जो गवर्नमेंट बजट है वो हेल्प करेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो कैसे करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन कैसे होगी अगर आप डायरेक्ट टैक्स कम कर देते हो। तो दोस्तों आपको ये पता ही है कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो सीधा इंडिविजुअल से चार्ज किया जाता है और इनडायरेक्टली को घुमा के हमसे लिया जाता है। मतलब लगाया जाएगा प्रोड्यूसर पे, फिर आप उसको घुमा के पे करोगे, ये आपको पता ही है। तो डायरेक्ट टैक्स सीधा कस्टमर से चार्ज किया जा रहा है, इंडिविजुअल से चार्ज किया जा रहा है। हमने इसे क्या कर दिया बॉस, रिड्यूस कर दिया। मतलब कंज्यूमर की इनकम अगर पहले 100 रुपए थी और टैक्स उसका 30% था, तो कंज्यूमर के पास 70 रुपया बचता था खर्च करने के लिए। अब इस टैक्स को 30% से घटा के हमने कर दिया सपोज करो 20%। अब कितना पैसा बचेगा उसके पास? तो 20% घटाने के बाद अब कितना बचेगा जी, 80 रुपया। मतलब पहले टैक्स पे करने के बाद 70 रुपए बचते थे, अब 80 बच रहे हैं। इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई है बॉस, इंक्रीज हो गई है। तो भाई इसका ए आंसर हो जाता है। अच्छा जी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये एक्टिविटी, भाई इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं बैठता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि एमसीक्यू में जो सही होता है वो सही नहीं होता, जो ज्यादा सही होता है उसी को सही माना जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज पॉइंट ए, डिक्रीजिंग डिमांड। भाई कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड को डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा। हालांकि यहां पर बात करनी चाहिए थी एग्रीगेट डिमांड की, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो एग्रीगेट डिमांड वाले बात को ध्यान रखिएगा। ए और सी नहीं हो सकता इसलिए, तो दोस्तों आंसर इसका ए ही आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग टैक्स इज अ फिस्कल मेजर टू डील विद। कौन सी सिचुएशन से डील करना चाहता है इन एन इकोनॉमी? अगर आप टैक्स को कम कर रहे हो मतलब रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप टैक्स को कम करोगे तो आप इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हो, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके पास वाली इनकम को आप बढ़ाना चाहते हो और अमीरों पे आप ज्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो भाई ये आंसर सही बैठता है हमारा। अगला है क्या, रीएलोकेशन। ये भी बिल्कुल सही बात कहना चाह रहा है। रीएलोकेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपने पहले सबको इकट्ठा करा और फिर उसको दूसरी जगह पे लगाया। तो टैक्स को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि आप रिसोर्सेस को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब अपनी इनकम आप दूसरी जगह से लोगे और उसको फिर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे।
दैट इज रीएलोकेशन। तो बोथ ए और बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों। देखिए जरा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो टैक्स रिड्यूस करने से रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पर्पस भी पूरा होता है और हमारा इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होती है दोस्तों। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल मनी सप्लाई इफ गवर्नमेंट रिड्यूसेस इनकम टैक्स स्लैब। अगर सरकार जो है इनकम टैक्स के स्लैब को कम कर देती है तो उसकी वजह से ओवरऑल मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। देयर विल बी मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। भाई टैक्स स्लैब्स को कम किया जा रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ाया जा रहा है। भाई पहले मेरी इनकम का ज्यादा पोर्शन टैक्स में चला था, अब मेरी इनकम में से बहुत सारा पोर्शन क्या हो रहा है, बच जा रहा है मेरे पास, क्योंकि टैक्स सरकार ने कम कर दिया। तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा, ज्यादा खर्च करूंगा तो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा जाएगा, और अगर ज्यादा पैसा जाएगा तो मनी की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ए हमारा सही आंसर होना चाहिए। अब आगे पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। लेस मनी सप्लाई नहीं, नो, डिपेंड्स अपॉन नहीं। तो ये तीनों आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ऐसे ही अंडू फंडू मार दिए इन्होंने। तो द फंडा इज ए। आंसर क्या बन गया जी हमारा, ए करेक्ट आंसर बन गया दोस्तों। कितना आसान था। केस स्टडी से रिलेटेड अभी कोई भी बात नहीं पूछी गई है यहां पर। हमने जितने की पॉइंट बनाए थे वो किसी काम के नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन पूछ दिए। अच्छा जी, क्या पता अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछते हैं। हाँ अब पूछ रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है। अ टैक्स कट नीड नॉट ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ये कह रहा है कि अगर टैक्स को काटा जाए तो जरूरी नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। बिल्कुल सही कह रहा है, हम इस बात से एग्री हैं। भाई देखो, असर्शन और रीजन करते टाइम यही देखना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर इनके बीच में रिलेशन। अगर दोनों ट्रू है तो रिलेशन ढूंढ के ए आंसर, रिलेशन नहीं बन रहा तो बी आंसर, पहला फॉल्स आया तो डी। ठीक है। अब यहां पर बोथ आर फॉल्स का ऑप्शन दे रखा है, हालांकि एग्जाम में आपके बोथ आर फॉल्स का ऑप्शन बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो ट्रू आ चुका है हमारा। अगली बात देखो भाई, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू अनइवन ग्रोथ इंपैक्ट्स। ये कह रहा है कि अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें इनइक्वालिटी होगी तो हमारी ग्रोथ जो होगी वो अनइवन होगी। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अब यहां पर टैक्स कट और इसका बीच में कोई रिलेशन तो दिखाई दे नहीं रहा है। अ टैक्स कट नीड नॉट ऑलवेज, ये कह रहा है टैक्स कट से बिकॉज। अब अगर हमको इसके रिलेशन को समझना है तो इसमें एक बिकॉज लगा के देखते हैं दोस्तों। बिकॉज लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इसके बीच में रिलेशन आ रहा है भाई। तो अ टैक्स कट नीड नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इकोनॉमी बिकॉज इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लीड्स टू अनइवन ग्रोथ इंपैक्ट। तो आपस में कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा भाई, तो ए तो आंसर नहीं होना चाहिए, बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है जी, देखो जी कितना आसान तरीका है निकालने का। तो जब इनके बीच में कोई बिकॉज लगाने के बाद रिलेशन ना आ पाए तो ए तो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सही एक्सप्लेनेशन है, क्या लिखा हुआ है, assertion is true and reason R is correct reason, तो करेक्ट रीजन नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं हो रही, ये इसकी बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा इनके बीच में। तो बी हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों, बी आ गया हमारा आंसर। सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक को सही और एक को गलत बताया हुआ है, और हमने तो दोनों बातों को ट्रू साबित कर ही दिया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो ये पिछला क्वेश्चन हमारी केस स्टडी से आया था, अब इसको देखते हैं ये केस स्टडी में से आ रहा है नहीं आ रहा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। अ टैक्स कट इन द इकोनॉमी वाइडेंस फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई अगर हमारी इकोनॉमी में टैक्स को कट कर दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार की इनकम कम हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। अगला है फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है, अगर हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो फ्यूचर जनरेशन पे ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो भाई ये वाली बात ज्यादा सही लग रही है मुझे, बी वाली, कि ये तो एकदम ज्यादा करेक्ट, एकदम पूरी एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कह दी इसने। अच्छा जी, ये वाली बात हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती है। मतलब अगर टैक्स कट होगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है हम और अदर रेवेन्यू से अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर लें। तो सिर्फ टैक्स कट की वजह से फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ता, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो इस वाले से बेटर हमारा बी ऑप्शन बन जाता है। हायर इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड एट अ प्रोग्रेसिव रेट। क्यों भाई, नाइंसाफी है ये तो। ये कह रहा है जो हायर इनकम है उनसे हमेशा बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहिए। तो भाई किसी पर्सन की इनकम 10,000 है, उस पर आप 10% लगाओगे तो उसका 1,000 टैक्स बनता है। किसी पर्सन की इनकम 10 करोड़ है, उस पर आप 10% टैक्स लगाओगे तो 1 करोड़ बन जाता है। एक से आप 10,000 ले रहे हो, उससे एक से 1 करोड़ ले रहे हो, तो भाई दिक्कत वाली बात है। तो ये बात भी सही नहीं है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला तो हमारा गलती साबित हो चुका है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है जी, हमारा बी। तो कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर भाई। तो दोस्तों देखते हैं केस स्टडी 2 हमारी क्या कहती है। डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग। भाई क्या कह रहा है कि 1 से लेके 5 वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, ऐसी आपको डायरेक्शन दी गई है। तो जरा की पॉइंट देख लें इसमें से। क्या कहना चाह रहा है, बजटरी डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय आइदर टैक्सेशन। ये कह रहा है कि अगर आपके बजट में कुछ नुकसान हो जाए तो उसे आप टैक्स से उस नुकसान को, उस ज्यादा खर्चे को पूरा कर सकते हो, उधार लेके कर सकते हो, या फिर नई करेंसी छाप के कर सकते हो। बिल्कुल तीनों ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा जी, गवर्नमेंट हैव मोस्टली रिलाइड ऑन बोरोइंग्स। गवर्नमेंट जो है वो उधार लेना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है जी, ये भी एक पॉइंट ले लिया हमने। गिविंग राइज टू व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट डेट, और इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, गवर्नमेंट डेट बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट लगातार हर साल उधार लेती रहे तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो क्या हो जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से दोस्तों, बोरोइंग्स की वजह से। बहुत बढ़िया, ये सिंपल सी बात है भाई। आपने किसी से उधार लिया, उस उधार को वापस कर नहीं रहे हो, वो उस पर ब्याज लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कह रहा है कि सरकार भी अगर ऐसा करेगी, आपने, अब आपकी इनकम तो है नहीं, आप पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को खर्च कर दे रहे हो, और आपको ज्यादा खर्चा करने के लिए और लोन लेना पड़ रहा है, तो क्या होगा, अगले महीने जो आपकी इनकम होगी उससे भी आप अपना खर्चा करोगे, बट आपका खर्चा इस महीने भी अगर ज्यादा हो गया तो पुराना वाला लोन तो आपने चुकाया नहीं, नया लोन और ले लिया खर्चा पूरा करने के लिए। तो लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, और उस लोन पे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, बर्डन बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? तो भाई इसे ही कहा जाता है डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस जाना। तो देश भी फंस जाता है। हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी देश हैं बेचारे फंस चुके थे इस बहुत बुरे जाल के अंदर, और अभी भी बहुत हद तक फंसे हुए हैं। तो ये डेट अगर आपने किसी से ले लिया और उसको वापस नहीं कर पाए और ब्याज बढ़ता रहा, सेम ऐसा होता है किसके केस में दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के केस में। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल नहीं करते हो तो बच्चों डेट ट्रैप में फंस जाओगे। और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन सभी के लिए है, जो 12th में नहीं है उससे ऊपर वाले, और अगर वीडियो को देख रहे हैं तो भैया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत तरीके से करें आप। एंड दीज फर्दर इंक्रीजेस द डेट, बिल्कुल सही बात है, और लोन बढ़ जाता है इसकी वजह से। सरकार जो है उधार लेती है फ्रॉम द पीपल, रिड्यूसेस द सेविंग अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल, लोगों से भी, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी सरकार के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे बोरिंग्स आ जाती है। दिस रिड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। इसकी वजह से वो लोग उस पैसे को और आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार के पास पहुंचा दिया उन लोगों ने किसी न किसी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अच्छा जी, फिर क्या हो रहा है, दिस रिड्यूसेस हो गया, द दीज डेट्स इंक्रीजेस द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन हमारा बढ़ जाता है। एज द डेट्स रेज्ड टुडे आर रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑफ इन फ्यूचर। अगर आप आज उधार लेते हो तो आपको भविष्य में उसको पे करना ही पड़ेगा। तो भैया उधार लेना बुरी बात है। ठीक है, अगर आपकी अर्निंग नहीं है, अगर आपकी अर्निंग है और आप ज्यादा ग्रोथ तेजी से करना चाहते हो तो क्या करो भाई, तब उधार ले सकते हो आप और उसे रीपे भी कर सको। मतलब उधार लेना बुरी बात नहीं है, बट आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए
उसको रीपे करने की। अगर आप रीपे नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप फ्यूचर आने वाले जनरेशन पे क्या दे रहे हो, बर्डन देते हुए चले जा रहे हो। अब देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। पहला क्या है, बजटरी डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड बाय। भाई देखो केस स्टडी पे बेस क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा लगा हमें कि केस स्टडी पे बेस क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है कि अगर बजट डेफिसिट होता है तो इसे फाइनेंस कर सकते हो आप कहां से, टैक्स से, बोरोइंग से और प्रिंटिंग मनी से। बिल्कुल एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ गया, टैक्स, बोरोइंग, प्रिंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या आंसर लिख दोगे जी, ऑल ऑफ द अबव। देखो जी आ गया आपका आंसर, कितना आसान। एक बार रीड करी, खटाखट 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 आंसर देना शुरू कर दिया भाई। अब आ जाओ जी फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है लगातार हर साल टन 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 टन, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। सब जानते हैं, केस स्टडी में लिखा हुआ, अभी अभी पढ़ के आए हैं, इंक्रीज करेगा। आंसर देखो आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, कितनी जल्दी हो रहे क्वेश्चन। गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो क्या करती है, सेविंग अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर को रिड्यूस कर देती है, इंक्रीज कर देती है या फिर बढ़ा देती है। तो भाई देखो केस स्टडी में चल के देखते हैं, कहां है हमारी केस स्टडी, आजा आजा आजा, ये रही केस स्टडी। तो क्या कह रहा है भाई, फॉर्मेशन कम हो जाती है और सेविंग्स को क्या कर रही है, देखो रिड्यूस कर रही है। देखिए दोस्त रिड्यूस कर रही है सेविंग को, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बल्कि हमें बार बार ना केस स्टडी देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें खुद को पता है कि भाई अगर, कहां गया क्वेश्चन, जल्दी आ जा, हाँ, कि भाई अगर ऐसा होगा तो प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स क्या हो जाएगी बॉस, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने उधार लिया है, किससे, प्राइवेट सेक्टर से, तो भाई उसकी सेविंग कम होनी ही होनी है, वो आगे कैपिटल फॉर्मेशन में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स डैश द बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अगर गवर्नमेंट उधार लेती है तो बर्डन क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितने आसान आसान क्वेश्चन आ गए सीधा। अच्छा जी, असर्शन और रीजन की बात करते हैं जरा, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इन चार ऑप्शन में से कोई भी आंसर हो सकता है। बजटरी डेफिसिट फाइनेंस थ्रू मोनेटाइजिंग ऑफ डेट लीड्स टू फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। कह रहे हैं कि अगर आपके बजट में डेफिसिट आया है और आप डेट्स और पैसे को छाप के, उधार लेके या फिर आप पैसे को छाप के मोनेटाइज कर रहे हो आप किसको, डेट को, अगर आप उस बजटरी डेफिसिट को पूरा करते हो तो क्या होगा, इसकी वजह से जो आपकी परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। भाई अगर इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा ला दिया जाए, हम कहें हर आदमी को हमने 10-10 करोड़ रुपए बांट दिया, अब तो पूरी इकोनॉमी अमीर हो जाएगी, सब अमीर हो जाएंगे, भाई ऐसा नहीं होगा। चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी कि आपको एक ब्रेड खरीदने के लिए भी कई लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं, अगर हर आदमी के पास इतने पैसे पहुंच जाएंगे। एक्चुअल में होगा क्या, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। सिर्फ करेंसी छापने से इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती, आउटपुट को इंक्रीज करना जरूरी है भाइयों और बहनों। तो ये एकदम सही बात है। अगले पे आ जाइए, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मनी इन द इकोनॉमी देन रिक्वायर्ड लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल। बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये अचानक से नहीं होना चाहिए। प्राइस लेवल इंक्रीज होना चाहिए धीरे 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 धीरे, मॉडरेट रेट में ये इंक्रीज होना चाहिए दोस्तों। तो ये वाली बात भी सही है। और क्या कह रहा है, बजटरी डेफिसिट और इसके बीच में अगर हम बिकॉज लगा दें तो देखें क्या ये सही बात आ रही है। तो बजटरी डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं मॉनेटाइजिंग डेट से, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाती है। बिकॉज अगर ज्यादा पैसा इकोनॉमी में हो तो महंगाई मतलब प्राइस लेवल बढ़ जाता है। भाई दोनों एकदम सही बात कह रहे हैं और आपस में रिलेशन भी एकदम सही बैठ रहा है। तो ए इसका आंसर हो गया। कंप्यूटर जी जरा दिखाइए, ए क्या कह रहा है कि असर्शन सही है और रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये ही हमारा आंसर हो सकता है। कितनी आसानी से हमने दो दो केसेस चुटकियों में सॉल्व कर दिए भाई। तो बहुत आसान है केस स्टडी को करना दोस्तों। तो ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है दोस्तों, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो केल्विन कॉमर्स में।